Hello, future scholars. Welcome back to our one shot रिवीजन सीरीज ऑफ CSI नेट एग्जाम। मैं हूं आपका मेंटर पीयूष लक्ष्कार और आज हम टारगेट करने वाले हैं यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी को। ये एक ऐसी यूनिट है जहां से डायरेक्ट हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, खासकर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और माइक्रोबियल काइनेटिक्स से। आज हम इन सभी टॉपिक्स को रैपिडली रिवाइज करेंगे और उन ट्रैप्स को हाईलाइट करेंगे जहां एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए पर, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन की। सेल के अंदर बनने वाली स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी मेटाबोलाइट्स की, जिन्हें हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बात करें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की, तो ये मॉलिक्यूल्स सेल्स की लॉग फेज, जिसे ट्रोफोफेज भी कहते हैं, उसके दौरान बनते हैं। ये सेल्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल इसेंशियल्स यानी जरूरी होते हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इनका प्रोडक्शन और सेल ग्रोथ डायरेक्ट लिंक में होता है। एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल, सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। ये तब बनते हैं जब सेल्स अपनी स्टेशनरी फेज यानी कि आयोडोफेज में एंटर करती है, जब न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन की वजह से। तब इनका प्रोडक्शन ट्रिगर होता है। ये इमीडिएट सर्वाइवर के लिए एसेंशियल्स नहीं होते, बल्कि डिफेंस वगैरह में काम आते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए एंटीबायोटिक्स, टॉक्सिन्स और पिगमेंट्स। अब शिफ्ट करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर। इसे तीन सब कैटेगरीज में देखते हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल एंजाइम। हम इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज करके एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स के लिए प्रोटीएज, ब्रेड मेकिंग के लिए अमाइलेज और चीज इंडस्ट्रीज के लिए लाइपेजेस। इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा बैसिलस या एस्पेरेगस स्पीसीज का यूज किया जाता है। सेकेंड है बायोपॉलीमर्स। इनका उस फूड और मेडिकल इंडस्ट्रीज में बहुत होता है। एग्जाम्पल्स में आते हैं ज़ैंथन गम, जो एज अ थिकनर यूज होता है। फिर आता है पीएचबी, जिसे एज अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए होता है, और आल्जिनेट्स। थर्ड है थेराप्यूटिक्स। मेडिकल फील्ड्स के लिए हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर्स और इंटरफेरॉन्स जैसे लाइफ सेविंग दवाइयाँ बनाते हैं। इनको लार्ज स्केल्स पर प्रोड्यूस करने के लिए इशरिशा कोली बैक्टीरिया या CHO यानी कि चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल्स लाइन का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री बायोलॉजी में फर्मेंटेशन सिस्टम तीन तरह से के होते हैं। उनके डिफरेंसेस से डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। पहला है बैच कल्चर। ये एक क्लोज सिस्टम है जहां न्यूट्रिएंट लिमिटेड होते हैं। इसमें बैक्टीरिया वही चार स्टैंडर्ड फेजेस शो करती है: लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ। सेकेंड है फेड बैच कल्चर। यहाँ हम एक साथ सब कुछ नहीं डालते, बल्कि न्यूट्रिएंट को पीरियोडिकली यानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। यहाँ सबस्ट्रेट इनहिबिशन यानी कि एक्सेस खाने से होने वाली टॉक्सिसिटी को रोकती है, और आइडोफेज को लंबा यानी एक्सटेंड करती है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने के लिए बेस्ट है। थर्ड है कंटिन्यूस कल्चर। यहाँ कंटिन्यूसली फ्रेश न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं और प्रोडक्ट बाहर निकाले जाते हैं। ये सिस्टम एक स्टेडी स्टेट में मेंटेन रहती है। इसके दो मेन सेटअप है। पहला कीमोस्टेट, जो सबस्ट्रेट से कंट्रोल होता है, और दूसरा है टर्बिडोस्टेट, जो सेल डेंसिटी से कंट्रोल होता है। अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट पर। माइक्रोबियल ग्रोथ की काइनेटिक्स समझने के लिए हमें मोनाड इक्वेशन बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए, जो है म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस डिवाइड बाई के एस प्लस एस। जहां म्यू ये एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, म्यू मैक्स ये एक सेल की मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और एस का मतलब है ये आपके लिमिटिंग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, और के एस ये हाफ सेचुरेशन कांस्टेंट है। CSIR इसकी डेफिनेशन बहुत पूछता है। ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां आपकी ग्रोथ रेट मैक्सिमम की हाफ हो जाती है, यानी म्यू इक्वल्स टू म्यू वन हाफ मैक्स। अब बात करते हैं CSI नेट एग्जाम ट्रैप के ऊपर।
इन पॉइंटर्स पर एग्जामिनर लगातार एस्पिरेंट्स को फंसाता है, आपको इनका ध्यान रखना है। पहला, कीमोस्टेट वर्सेस टर्बिडोस्टेट। सीएसआर इन दोनों का डिफरेंस हमेशा पूछता है। याद रखिए, कीमोस्टेट ग्रोथ रेट को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के थ्रू कंट्रोल करता है, जबकि टर्बिडोस्टेट ग्रोथ रेट को सेल की ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करके कंट्रोल करता है। सेकंड है आयोडोफोर्स ट्रैप के बारे में। आयोडोफेज को प्राइमरली मेटाबोलाइट से कंफ्यूज मत करना। एंटीबायोटिक्स जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, कभी भी लॉग फेज में नहीं बनते, वो स्ट्रिक्टली सेकेंडरी फेज यानी कि आयोडोफेज में ही बनते हैं। अब नेक्स्ट है यील्ड कोएफिशिएंसी यानी यील्ड कोएफिशिएंट। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एस, यानी चेंजेस इन द बायोमास डिवाइड बाय चेंजेस इन द सबस्ट्रेट। इसकी वैल्यू जितनी हायर होगी, आपका सबस्ट्रेट का बायोमास में कन्वर्ट करने में उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। अब आते हैं पार्ट बी पर, इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन्स। वैक्सीन्स को हम उनके जनरेशन के हिसाब से तीन मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, इसे हम पूरे के पूरे यानी कि होल ऑर्गेनिजम्स को में यूज करते हैं। ये तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा पर कमजोर किया हुआ होता है, लाइक लाइव एटेन्यूएटेड, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एमएमआर वैक्सीन, या फिर पूरी तरह से मरा हुआ होता है जैसे किल्ड वैक्सीन, जैसे कि आईपीवी वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में ये सब यूनिट या रिकॉम्बिनेट वैक्सीन होती है। यहाँ हम डिजीज फैलाने वाले पूरे ऑर्गेनिजम्स नहीं लेते, बल्कि सिर्फ उनके प्यूरिफाइड प्रोटीन्स या स्पेसिफिक एंटीजन्स यूज करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस का HBsAg। थर्ड जनरेशन में ये हमारी एडवांस एडवांस डीएनए या mRNA वैक्सीन होती है। यहाँ किसी प्रोटीन को इंजेक्ट करने के बजाय डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक्स में एलाइजा एक बहुत बेसिक और पावरफुल टूल है, जहां सीएसआर हमेशा इन तीनों वेरिएंट्स का डिफरेंस पूछता है। पहला है सैंडविच एलाइजा। ये टेस्ट आपके सैंपल में एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम में आता है। स्पेसिफिक टेक्निक में प्लेट पर पहले से ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी कोटेड होती है जो एंटीजन को पकड़ती है। सेकेंड है इनडायरेक्ट एलाइजा। इसे हम पेशेंट्स को के ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस कंडीशन में याद रखिए, प्लेट पर पहले से एंटीजन कोटेड होता है। थर्ड है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। इसके रूल्स बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा इनवर्ड्स काम करता है। यहाँ सैंपल में एंटीजन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, आपको आखिर में सिग्नल की जो इंटेंसिटी है उतनी ही कम मिलेगी। अब बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एपिटॉप्स को टारगेट करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस टेक्निक में हम दो अलग प्रॉपर्टीज वाली सेल्स को आपस में फ्यूज करते हैं। एक होती है बी सेल्स, जो हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती है पर लैब में शॉर्ट लिव्स होती है, और दूसरी होती है माइलोमा सेल, जो कैंसेरियस और इमोर्टल होती है, और इस पर HGPRT नाम के जरूरी एंजाइम्स की कमी होती है। फ्यूजन के बाद सही सेल्स को फिल्टर करने के लिए HAT मीडियम का यूज किया जाता है। इस मीडियम में मौजूद अमीनो पेट्राइन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के डी नोवो पाथवे के पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। इस वजह से आखिर में सिर्फ और सिर्फ हमारे सक्सेसफुली फ्यूज हाइब्रिडोमाज ही सरवाइव कर पाते हैं। इस हाइब्रिडोमाज में बी सेल्स का HGPRT एंजाइम और माइलोमा सेल्स की इम्यूनिटी दोनों होती है। चलिए अब प्लांट बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में दो चीजें सबसे जरूरी है। किसी भी कल्चर का बेस MS मीडिया होता है। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम डाले जाते हैं। और प्लांट्स की एनर्जी के लिए एज अ कार्बन सोर्स हम 3% सुक्रोज यूज करते हैं। बात करें हार्मोनल बैलेंस की, तो ये पार्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर मीडिया में ऑक्सीजन ज्यादा और साइटोकिनिन कम है तो रूट्स बनेगी। अगर ऑक्सीजन कम और साइटोकिनिन ज्यादा है तो शूट बनेगी। और अगर दोनों हार्मोन्स का रेशियो बिल्कुल इक्वल है तो सेल डिफरेंशिएट नहीं होगी और एक मास बनेगा, जिसे हम कैलस कहते हैं। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू के आगे के स्ट्रक्चर की।
फर्स्ट है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। जब प्लांट्स की किसी आम सोमेटिक सेल से बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाए तो उसे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये डेवलपमेंट डायरेक्टली सेल से हो सकता है या इनडायरेक्टली पहले कैलस बनकर भी हो सकता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है सिंथेटिक सीड यानी आर्टिफिशियल सीड्स प्रोड्यूस करने में। सेकेंड है माइक्रो प्रोपोगेशन। इसे हम क्लोनल प्रोपोगेशन भी कहते हैं। जब हमें बहुत रैपिडली या तेजी से बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिजीज फ्री प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, जैसे मेरिस्टेम कल्चर्स के साथ यूज किया जाता है। चलिए अब देखते हैं एनिमल सेल कल्चर को। प्लांट सेल कल्चर के बाद एनिमल सेल्स के ग्रो करना थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है। पहला बात करते हैं प्राइमरी कल्चर की। ये वो सेल्स है जो डायरेक्टली किसी लिविंग टिश्यूज से निकाल कर आती है। ये हेट्रोजीनियस होती है और इनका एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ स्पेन होता है जिसे हम हैफ्लिक्स लिमिट कहते हैं, यानी ये एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ही डिवाइड कर सकती है। बात करें सेल लाइंस की, जब हम प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर करते हैं तब वो सेल लाइंस बन जाती है। ये बहुत लिमिटेड भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है हेला सेल्स है जो कैंसरस और इमोर्टल है। अब बात करते हैं रोल ऑफ सीरम की। एनिमल मीडिया में हम फीटल बोवाइन सीरम जरूरी डालते हैं। सीएसआर पूछता है क्यों? क्योंकि एफबीएस सेल्स को जरूरी ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन्स और फ्लास्क से चिपकाने के लिए अटैचमेंट फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं सीएसआई नेट एग्जाम ट्रैप्स के बारे में। एग्जामिनर इन 3 स्टेटमेंट्स को देकर आपसे रीजन या लॉजिक पूछता है। फर्स्ट है CO2 इंक्यूबेटर। एनिमल सेल्स कल्चर को स्ट्रिक्टली 5 to 10% CO2 इंक्यूबेटर में क्यों रखा जाता है? ताकि मीडिया का पीएच मेंटेन रहे। ये कार्बोनेटेड बफर सिस्टम्स के थ्रू मीडिया को अल्कलाइन या ज्यादा एसिडिक होने से रोकती है। सेकेंड है मेरिस्टेम कल्चर। इसे हम ओनली वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए यूज करते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि मेरिस्टेम में वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फॉइलम अब्सेंट होता है जहां से वायरस ट्रैवल करते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अपनी ग्रोथ रेट वायरस की रेप्लिकेशन रेट से कहीं ज्यादा फास्ट होती है। थर्ड है सरफेस स्टरिलाइजेशन। प्लांट्स एक्सप्लांट्स के सरफेस को साफ करने के लिए हम NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड या HgCl2 या मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज क्यों करते हैं? जबकि जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसको हमेशा ऑटोक्लेव किया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस और 15 psi पर। अब आते हैं हम प्लांट बायोलॉजी के सबसे बड़े हीरो पर, यानी एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियंस, जिसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो इस बैक्टीरिया के पास एक टीआई यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है जिसमें कुछ बहुत स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं। बात करें टीडीएनए की तो ये प्लाज्मिड का वो अकेला पीस है जो एक्चुअली बैक्टीरिया से निकलकर प्लांट सेल्स में ट्रांसफर होता है। इसके दोनों एंड्स पर बॉर्डर्स पर लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर्स होते हैं जो ट्रांसफर के लिए इसेंशियल है। याद रखिए राइट बॉर्डर इज क्रिटिकल, इसके बिना ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। बात करें वीर जीन की तो ये रीजन ट्रांसफर के लिए प्रोटीन्स इनकोड करता है। देन ओपाइन कैटाबॉलिज्म, ये ट्रांसफर जीन प्लांट से ओपाइन बनवाते हैं जो बेसिकली इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट देता है। नेक्स्ट है ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके बिना प्लाज्मिड कॉपी नहीं हो सकता। इस टेबल से सीएसआर में हर बार 4 मार्क्स का डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनता है। इन जीन्स के फंक्शन को एग्जैक्ट याद रख लीजिए। पहला है वीर ए या फिर वीर जी की बात करें तो ये एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। वीर ए एक सेंसर है जो प्लांट्स के वुंड से निकलने वाले एसिटोसिरिंजोन केमिकल्स को सेंस करता है। सेंस करने के बाद ये वीर जी को एक्टिवेट करता है जो बाकी सारे वीर जीन्स को टर्न ऑन करता है। सेकेंड है वीर D1 और वीर D2। ये एंडोन्यूक्लियेजेस यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर्स है। इनमें वीर D2 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
टीडीएनए के राइट बॉर्डर पर कट लगाता है और उसके 5 प्राइम एंड के साथ परमानेंटली अटैच रहकर उसे प्लांट न्यूक्लियस तक गाइड करता है। देन बात करते हैं वीर ई2 की। ये एक एसएसबी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। जब टीडीएनए प्लांट सेल्स में जाता है तो ये उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है ताकि प्लांट के न्यूक्लियस टीडीएनए को तोड़ ना दे। अब बात करते हैं वीर बी की। ये बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स के बीच का ब्रिज है यानी टी पिलर्स बनाता है जिसे टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम भी कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमें प्लांट बायोलॉजी में दो मैसिव सक्सेस अचीव की है। पहला है बीटी कॉटन और दूसरा है गोल्डन राइस। बीटी कॉटन बात करें बीटी कॉटन की तो इसमें हमने बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से क्राई प्रोटीन निकालकर कॉटन में डाल दिया है। जब कोई इंसेक्ट इस पत्ते को खाता है तो ये प्रोटीन उन इंसेक्ट के अल्कलाइन गट में जाकर एक्टिव हो जाता है और वहां पोर्स बना देता है जिससे इंसेक्ट्स की मौत हो जाती है। सेकेंड है गोल्डन राइस। ये माल न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लड़ने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल चावल में बीटा कैरोटीन नहीं होता तो साइंटिस्ट ने डेफोडिल प्लांट्स और इरविनिया बैक्टीरिया से जीनस निकाल कर राइस में डाल दिया जिससे उसमें बीटा कैरोटीन बनने लगा और उसका कलर गोल्डन हो गया। पूरा यूनिट कंप्लीट करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनने के मेथड्स और उनके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। पहला है माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ एक फाइन नीडल से डीएनए को डायरेक्टली फर्टिलाइज एग के मेल प्रो न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है और डीएनए कभी भी रैंडमली इंटीग्रेटेड हो जाता है। सेकेंड है ईएस सेल मेथड यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये बहुत प्रिसाइज मेथड है। यहाँ जीन्स टारगेटिंग ईएस सेल्स के अंदर की जाती है जहाँ हम स्ट्रिक्टली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस का यूज करके अपने डिजाइन जीन्स को एक एग्जैक्ट लोकेशन पर प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है बायोस्टील्स। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक माइंड ब्लोइंग एग्जांपल है। साइंटिस्ट ने स्पाइडर सिल्क बनाने वाले जीन्स निकालकर गोट में डाल दिए। अब वो गोट अपने मिल्क में स्पाइडर सिल्क प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे निकालकर हम हाई टेंसिल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट डी, जीनोमिक्स एंड जीन थेरेपी की। जीन थेरापी के दो दो मेन तरीके और अप्रोचेस होते हैं जिन्हें आपको क्लियरली समझना होगा। फर्स्ट है एक्स विवो जीन थेरापी। इसमें हम पेशेंट्स की बॉडी से सेल्स को बाहर निकालते हैं और लैब में उन्हें सही जीन्स में डालते हैं और फिर उन मॉडिफाइड सेल्स को वापस पेशेंट्स की बॉडी में डाल देते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है एडीए एससीआईडी और बोन मेरो स्टेम सेल्स की थेरापी है। सेकेंड है इन विवो जीन थेरापी। यहाँ सेल्स को बाहर नहीं निकाला जाता, हम वेक्टर्स जिसमें हमारा जीन है उसको डायरेक्टली पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट में लंग एरोजोल्स का यूज करना। बात करें सोमेटिक वर्सेस जर्म लाइन की, एक स्ट्रिक्ट रूल याद रखिए, हम जो भी थेरापी करते हैं वो सोमेटिक सेल्स में होती है जो अगली जनरेशन में पास नहीं होती, नॉट हेरिटेबल। ह्यूमंस में जर्म लाइन जीन थेरापी करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, बैन है। जीन को सेल तक पहुंचाने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है और इनका कंपैरिजन टेबल एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। बात करें रेट्रोवायरस की तो ये होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होता है जिसे स्टेबल एक्सप्रेशन मिलता है, पर इसमें इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस या कैंसर्स का रिस्क रहता है। ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। सेकेंड है एडेनोवायरसिस। ये होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होता, इसे एक्सप्रेशन बहुत हाई मिलता है पर ये ट्रांजिट होता है और इसकी इम्यूनोजेनिसिटी बहुत हाई होती है। थर्ड है एएवी यानी एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस। ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी लो होती है, ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन भी देता है। फोर्थ है लाइपोसोम्स। ये नॉन वायरल वेक्टर्स है, ये सेफ होते हैं और पर इनकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है। अब आते हैं सबसे मॉडर्न और रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स पर यानी क्रिस्पर Cas9।
मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें एक जीडीएनए यानी जीआरएनए यानी गाइड आरएनए होता है जो टारगेट डीएनए को ढूंढकर बाइंड करता है। उसके बाद Cas9 न्यूक्लियस एक मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है और डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक लगा देता है। सेल इस ब्रेक को दो तरीकों से रिपेयर करती है, या तो वो NHEJ के थ्रू या फिर HDR के थ्रू करेगी। इसके बाद बड़ा एप्लीकेशन सिकल सेल एनीमिया में देखा गया है। साइंटिस्ट ने एक्स विवो क्रिस्पर का यूज करके BCL11A इन्हेंसर को साइलेंस कर दिया, जिससे बॉडी में फीटल हीमोग्लोबिन दोबारा बनना शुरू हो गया। इसे रिसेंटली अप्रूव भी कर दिया गया है। अब बात करते हैं जीनोमिक के एग्जाम ट्रैप्स के बारे में। एग्जामिनर यहाँ टर्म्स को मिक्स करके आपको फंसाता है। बात करें सेलेक्टेबल मार्कर्स वर्सेस रिपोर्टेबल जीन्स के, तो इन्हें मिक्स मत करना। सेलेक्टेबल मार्कर्स जैसे कि NPT सेकेंड फॉर कैनामाइसिन रेजिस्टेंस आपको बताते हैं कि सेल्स ने जीन लिया या नहीं, जबकि रिसेप्टर जीन्स आपको बताते हैं कि जीन्स कहाँ और कितना एक्सप्रेस हो रहा है। सेकेंड है पोजिशनल इफेक्ट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जीन किस जगह इंटीग्रेट हुआ उससे उसके एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ता है, जिसे वेरिजिनेशन कहते हैं। अगर जीन हेट्रोक्रोमेटिन यानी कि टाइटली पैक्ड डीएनए वाले एरिया में चला गया तो एक्सप्रेशन बहुत लो आएगा। थर्ड है मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक। एक बार प्लांट बन गया तो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर नहीं चाहिए होते। इन्हें हटाने के लिए हम क्रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर क्रीलॉक्स सिस्टम का यूज करते हैं। अब शिफ्ट करते हैं पार्ट ई पर, यानी बायो सेंसर्स, बायो रिसोर्सेस एंड बायोडाइवर्सिटी। नेचर हमारी सबसे बड़ी फार्मेसी है और यहाँ दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड सेकेंड बायो पायरेसी। बात करें बायो प्रोस्पेक्टिंग की, तो ये नेचर में वैल्यूएबल कंपाउंड्स और बायोलॉजिकल सोर्सेज को सिस्टमेटिकली ढूंढने का प्रोसेस है जो आगे चलकर ड्रग डिस्कवरी में लीड करता है। इसके प्राइम एग्जांपल्स है ये ट्री से निकलने वाला टेक्सोल जो कि एंटी कैंसर ड्रग है, और वॉर्म वुड से निकलने वाला आर्टेमिसिनिन यानी वो जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है। सेकेंड है बायोपायरेसी। जब कोई बड़ी कंपनी या देश किसी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्स या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना किसी फेयर कंपेंसेशंस के चोरी कर लेता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। इंडिया ने ऐसी बायोपायरेसी के खिलाफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, जिसके सबसे फेमस एग्जांपल्स है नीम पेटेंट केस और बासमती राइस का केस। चलिए अब हम पार्ट F पर चलते हैं, ब्रीडिंग एंड मार्कर एसोसिएटेड सिलेक्शन। दोस्तों ये मॉलिक्यूलर मार्कर का कंपैरिजन टेबल इस पूरी यूनिट का सबसे ज्यादा हाई यील्ड एरिया है। CSIR हर बार पूछता है कि कौन सा मार्कर डोमिनेंट है और कौन सा कोडोमिनेंट। बात करें RFLP की, ये रेस्ट्रिक्शन साइट पर सबसे पर बेस्ड होता है और नॉन PCR टेक्निक और कोब डोमिनेंट होता है। बात करें RAPD की, ये रैंडम प्राइमर यूज करता है, PCR बेस्ड है और ये डोमिनेंट मार्कर है। थर्ड है SSR जो कि है माइक्रो सैटेलाइट्स। ये टेंडम रिपीट्स पर बेस्ड है, PCR टेक्निक होती है इसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कोडोमिनेंट है। बात करें AFLP की, ये रिस्ट्रिक्शन और सेलेक्टिव PCR दोनों का कॉम्बिनेशन है, पर ये एक डोमिनेंट मार्कर है। फोर्थ है SNMP, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज को डिटेक्ट करता है, सीक्वेंस बेस्ड है और ये भी कोडोमिनेंट होता है। एग्जाम में अगर कोडोमिनेंस कीवर्ड दिखे तो अपना JRF वाला दिमाग लगाना और हमेशा SSR या SNP को प्रिफर करना। इन मॉलिक्यूलर मार्कर्स को यूज करने के लिए हम पहले प्लांट्स में मैपिंग पॉपुलेशन बनानी पड़ती है। हर पॉपुलेशन का अपना एक स्पेसिफिक फायदा है, तो बात करते हैं मैपिंग पॉपुलेशन की।
बात करें F2 पॉपुलेशन की, तो ये सबसे फास्ट बनती है, पर ये टेम्पररी होती है क्योंकि आप इसे आने वाले ईयर्स में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। सेकेंड है रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन्स। ये एक इमॉर्टल पॉपुलेशन होती है जिसे बार बार रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसे सिंगल सीड डिसेंट मेथड से डेवलप किया जाता है। थर्ड है डीएच यानी डबल हैप्लॉइड्स। अगर आपको इंस्टेंट होमोजाइगोसिटी चाहिए तो ये सबसे फास्ट मेथड है, पर इसके लिए आपके पास टिश्यू कल्चर की सॉलिड स्केल होनी चाहिए। नेक्स्ट है बैक क्रॉस। जब आपको किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट यानी मोनोजेनेटिक ट्रेट को किसी टॉप क्लास एलाइड बैकग्राउंड वाले प्लांट्स में ट्रांसफर करना हो, तब हम बैक क्रॉस पॉपुलेशन का यूज करते हैं। तो अब इन सब मार्कर्स और पॉपुलेशन का अल्टीमेट फायदा क्या है? वो है मार्कर एसोसिएटेड सिलेक्शन। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में हम प्लांट्स के बड़े होने का वेट करते हैं, पर मास में हम सीधा उन मार्कर्स के बेसिस पर इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो उन ट्रेड से जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। इससे ब्रीडिंग प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाती है क्योंकि आपको प्लांट की मैच्योरिटी तक वेट नहीं करना पड़ता। ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट इंडिपेंडेंट है। और सबसे बड़ा फायदा, इसकी मदद से मल्टीपल जीन्स को एक ही प्लांट में ट्रैक कर सकते हैं, जिसे हम जीन पिरामिडिंग कहते हैं। अब आते हैं पार्ट जी पर, बायोरिमीडिएशन एंड फाइटोरिमीडिएशन। जब माइक्रोब्स का यूज करके पॉपुलेशंस को साफ किया जाता है तो उसे ब्रॉडली दो मोड्स में डिवाइड किया जाता है, इन सिटू एंड एक्स सिटू बायोरिमीडिएशन। बात करें इन सिटू बायोरिमीडिएशन की, तो यहाँ पॉपुलेशन को उसी जगह यानी कि एट द साइट पर साफ किया जाता है बिना मिट्टी या पानी को हटाए। इसके एग्जाम्पल्स है बायोवेंटिंग जहां ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है, और बायोस्पार्जिंग और इंट्रिंसिक बायो रिमीडिएशन। बात करें एक्स सिटू बायो रिमीडिएशन की, तो यहाँ कंटामिनेटेड सॉइल्स या वाटर्स को वहां से मूव करके दूसरी जगह ट्रीट किया जाता है। इसे इसमें बायोपाइल्स, लैंड फार्मिंग्स और स्लरी बायो रिएक्टर्स आते हैं। बात करें माइक्रोबियल्स मोड की, तो अगर आपको पीएच या अल्केन्स डिग्रेड करने हैं तो एरोबिक माइक्रोब्स लगेंगे, लेकिन अगर क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट साफ करने हैं तो एनारोबिक माइक्रोब्स लगेंगे जो रिप्रोडक्टिव डीक्लोरिनेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं फाइटोरिमीडिएशन की, जहां हम प्लांट्स का यूज करके इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। इसके चार मेन टाइप्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है फाइटो एक्सटेंशन। यहाँ प्लांट्स जिनमें मेटल हाइपर अक्यूमुलेशन कहते हैं, जमीन से हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने हार्वेस्टेबल पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। सेकेंड है फाइटो स्टेबिलाईजेशन। इस टेक्निक में प्लांट पॉल्यूटेंट्स को मिट्टी के अंदर ही इमोबिलाइज कर देते हैं ताकि वो ग्राउंड वाटर में ना घुले। थर्ड है फाइटो डिग्रेडेशन। यहाँ प्लांट्स अपने खुद के एंजाइम्स का यूज करके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड फोर्थ है राइजोफिल्ट्रेशन। अगर पॉल्यूशन पानी में है तो प्लांट्स की रूट उस पानी को फिल्टर करके कंटामिनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आते हैं पार्ट एच यानी बायोसेंसर्स पर। किसी भी बायोसेंसर्स के दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो आपको स्ट्रिक्टली समझने हैं। पहला है बायो रिसेप्टर। ये वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जो आपके आपके टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ये कोई एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, न्यूक्लिक एसिड या पूरा का पूरा माइक्रोब हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर की। जब बायोरिएक्टर एनालाइट से जुड़ा होता है तो ट्रांसड्यूसर उस बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है जिसे हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ये कन्वर्जन इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑप्टिकल या फिजो इलेक्ट्रिकल मेथड से हो सकता है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात करें तो इसका सबसे क्लासिकल और एग्जाम फेवरेट एग्जांपल है ग्लूकोज बायोसेंसर। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम्स यूज होता है जो ग्लूकोज को H2O2 में कन्वर्ट करता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है जो सीधा आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रोपोर्शनली होता है। अब बात करते हैं
यूनिट 12 के हाई यील्ड समरी को। ये वो गोल्डन पॉइंट्स है जहां से सीएसआईआर में सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज बनते हैं। इन चारों रूल्स को अपने दिमाग में छाप लो। पहला, मार्कर सिलेक्शन। अगर क्वेश्चन में कोडोमिनेंस कीवर्ड दिख जाए तो ऑप्शंस में बिना सोचे हमेशा एसएसआर या एसएनपी को ही प्रेफर करना। सेकंड है बायो रिमीडिएशन। अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट को साफ करने की बात है तो याद रखना इसका कंपेनियन एक ही बैक्टीरिया है, डेसिनोकोकस रेडियोडुरेंस। अब बात करते हैं जीन थेरापी की। तो पहली सक्सेसफुल जीन थेरापी 1990 में दी गई थी और एक बच्ची को दी गई थी जिसे ADASCID की बीमारी थी। फोर्थ है एग्रोबैक्टीरियम ट्रैप्स की। अगर एग्जामिनर बोले कि टीआई प्लाज्मिड की राइट बॉर्डर डिलीट हो गई है तो आंसर सीधा होगा नो ट्रांसफर। अगर वीर ए सेंसर्स में म्यूटेशन हो जाए तो भी आंसर होगा नो ट्रांसफर। अपने पार्ट सी के क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स पर फोकस रखना जहां मॉलिक्यूलर मार्कर्स को ब्रीडिंग साइकिल या एग्रोबैक्टीरियम्स की इंटीग्रेशन साइट्स के साथ मिक्स किया जाता है। और लीजिए दोस्तों, इसके साथ ही हमने यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी का पूरा वन शॉट रैपिड रिवीजन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, वैक्सीन और ट्रांसजेनिक कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा मिक्स है। पर मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इन स्लाइड्स और ट्रैप्स को ध्यान से रिवाइज कर लिया तो आप सीएसआई नेट में आराम से पार्ट बी और पार्ट सी के ट्रिकी क्वेश्चंस टारगेट कर लेंगे। अपने सीएसआई नेट में ऑल इंडिया रैंक लाने के सफर में मैंने भी यही कहूंगा, लास्ट मोमेंट पर ऐसी स्मार्ट और हाई यील्ड रिवीजन ही आपको बीट से आगे निकालती है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसे ही टू द पॉइंट और ट्रैप बस्टिंग सीएसआई नेट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट क्लियर रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली मास्टर क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर।